हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का साइंस का क्लास। मैं आपको बता दूं कि इसका आपका 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो की एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका 5 में से 5 क्वेश्चन सही जाए, आपका एक भी नंबर गलत ना हो, तो आपको सारे क्लास कंटिन्यू लेना पड़ेगा। और हर क्लास आप कंटिन्यू तब ले पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। और जो हमारे भाई बहन सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करें। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज की इस क्लास में अधिक प्रश्न नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपके छूट गए थे, उन्हीं सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 101 प्रश्न है कि ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होना उदाहरण है। यानी ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होना किसका एग्जाम्पल आपका होगा। दही का जमना, चूना पत्थर से संगमरमर बनना, या पंखे का चलना, या दूध का फटना। इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन में, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा पंखे का चलना। क्या होगा, पंखे का चलना। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में बात किया जा रहा है। दूध का फटना, मोम का पिघलना, या फिर सोलर कुकर से खाना बनना, या मोमबत्ती का जलना। यहाँ सौर ऊर्जा की बात की जा रही है, तो इसमें जाहिर सी बात है आपका सोलर कुकर से खाना बनना, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ हम देखते हैं 103 प्रश्न। ज्वालामुखी का फूटना क्या है। मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है, या अनियमित परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना क्या है आपसे पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा प्राकृतिक परिवर्तन, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वे यौगिक जो अम्ल और क्षार। अब यहाँ पर आपसे अम्ल के बारे में पूछा है, यानी दोस्तों इसमें आपसे मिक्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। वे यौगिक जो अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, वे आपके क्या कहलाएंगे। लवण, अम्ल, या क्षार, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा आपको बताना होगा। इसमें आपका होगा आ वाला, यानी आपका लवण बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू में पाया जाने वाला आपका कौन सा अम्ल है। जैसा कि आपको पता ही है कि नींबू कहीं ना कहीं आपका खट्टा होता है, तो उसमें आपका साइट्रिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। साइट्रिक एसिड यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 106। सभी अम्लों में उपस्थित आयन जो अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसमें से आपका क्या होगा। क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, या फिर हाइड्रोक्लाइड आयन, या हाइड्रोजन आयन। इन चारों में से आपका क्या होगा। 106 प्रश्न आपका है। इसमें आपका हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, यानी आपका इसमें दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका 107वां प्रश्न है। संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। संतरा भी कहीं ना कहीं आपका खट्टा होता है। आप कच्चा खाओ तभी खट्टा होगा, या फिर आप उसे पकाओ तभी खट्टा आपको संतरा आएगा ही। मीठा होगा लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको खट्टे का स्वाद आएगा। इसमें आपका होगा नाइट्रिक एसिड, सॉरी एक मिनट, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। ओके दोस्तों, संतरे की बात यहाँ पे की जा रही है।
इसमें आपका एसिटिक एसिड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ठीक है आपका रहेगा अम्ल, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे आपका कहाँ से आ गया एसिड। ठीक है, इसमें आपका होगा एसिटिक। दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर शायद थोड़ा सा प्रश्न इसके आंसर में फॉल्ट है। संतरे में उपस्थित अम्ल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सॉरी दोस्तों देखिए इसमें आपका होगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये यहाँ पे आपका नहीं होगा एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 108 है, नींबू के रस की प्रकृति क्या होती है? नींबू के रस की प्रकृति की बात यहाँ पे की जा रही है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या संक्षारक। इसमें आपका क्या होगा? नींबू के रस के प्रकृति की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपका होगा अम्लीय। ठीक है दोस्तों, नींबू कहीं ना कहीं अम्ल, उसमें अम्ल होता है, खट्टा होता है, यह आपका अम्लीय के अंतर्गत ही आएगा। इनमें से कौन सा सूचक नहीं है? सूचक की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें से आपका कौन सा सूचक नहीं है? एंटासिड। ठीक है, एंटासिड आपका सूचक के रूप में नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 110 प्रश्न यहाँ पे आपका है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी जवाब आपको देना होगा। 5 जून, 21 मार्च, 21 अप्रैल या 21 मई को। तो विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाएगा, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न और देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पर्यावरण के क्षेत्र में सम्मिलित है दोस्तों जल प्रदूषण, वायु या फिर ध्वनि प्रदूषण या उपरोक्त सभी। तो अगर हम यहाँ पर्यावरण की बात करें तो ये तीनों आपके हो जाएंगे, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। जब वायु प्रदूषण की बात की जाएगी, ये तीनों आपके हो जाएंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 जून को या 22 सितंबर को या 22 अगस्त को। विश्व जल दिवस की बात की जा रही है, इसमें आपका 22 मार्च बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? 22 मार्च आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जल प्रदूषण नियंत्रण का उपाय। जल प्रदूषण के नियंत्रण की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें आपका वायु साध्य, अवायु साध्य, रासायनिक उपचार, ठीक है, ये आपके तीनों हो जाएंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। नाभिकीय विकिरण के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो ध्वनि प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय विकिरण की बात की जा रही है, इसमें आपका होगा रेडियो ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी का एकाएक कंपन होना कहलाता है। अगर मान लो पृथ्वी एकाएक कंपन हो या फिर हिले, उससे क्या कहोगे आप? भूकंप, बाढ़, तूफान या सूखा। ना आपका सूखा होगा, ना बाढ़ होगा, ना आपका तूफान होगा, आपका होगा भूकंप। ठीक है, यानी आपका भूकंप आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? दोस्तों हर चीज का एक मानक होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ध्वनि का भी एक मानक है। तो अगर 80 डीबी से अगर दोस्तों अधिक आवाज आएगा तो कहीं ना कहीं यह आपका ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 100-120 तो बात की बात है, अगर 80 तक पहुंचकर कहीं ना कहीं हुआ आपका ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा। किस स्तर से अधिक की ध्वनि से मृत्यु हो सकती है? दोस्तों 180। ठीक है, अगर 180 डीबी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई भी मनुष्य की धड़कने
रुकना धड़कना बंद कर देंगी उसकी आवाज़ से, ध्वनि से, कंपन से, और वह व्यक्ति वहीं मर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 180 बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति मानव जीवन के लिए आवश्यक है, यानी वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन, ठीक है दोस्तों, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे ओजोन होना सबसे आवश्यक है। ओजोन दोस्तों कहीं ना कहीं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत लाभदायक है। अगर जिस दिन ओजोन खत्म हो जाएगा, जितने भी हानिकारक रोशनियां हैं, जितने भी सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, वह कहीं ना कहीं मानव के बॉडी को टच करेंगी और चर्म रोग से संबंधित बहुत सी बीमारी देखने को आपको मिल जाएगा। तो ओजोन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 मार्च को, 5 जुलाई को, या 5 नवंबर को? विश्व पर्यावरण दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों अगर विश्व पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 जून देखने को मिल जाएगा। क्या होगा? 5 जून यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग कुछ चीज़ों को और नोट कर लीजिए। ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? ऊर्जा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी ऊर्जा आपकी है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कहीं ना कहीं ऊर्जा आपके 3 प्रकार की होती हैं। 2005 को आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में लागू हुआ था। आपदा प्रबंधन विधेयक कब लागू हुआ था? वह आपका 2005 में लागू हुआ था। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। पूछेगा आपसे कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर, ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछेगा आपसे अम्ल और क्षार में आपका क्या अंतर है। तो आप बताइएगा कि नीले से लाल होना वह आपका अम्ल में आएगा और लाल से नीला होना वह कहीं ना कहीं आपका क्षार में आएगा। ठीक है, नीले से लाल आपका अम्ल में आएगा और लाल से क्षार कर देना वह आपका लाल से नीला कर देना वह आपका क्षार में आएगा। और 70 से कम पीएच मान होता है अम्ल का। दोस्तों 70 से अधिक मान होगा आपका क्षार का। ठीक है, 70 से आपका कम होगा और 70 से प्लस आपका क्षार का होगा। क्या? पीएच मान। ये आपका पीएच मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।